हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। चलो करते हैं स्टार्ट। बफर सॉल्यूशन है ना, हिंदी में बोलते हैं बफर विलियन। ठीक, क्या होता है सुनो। ऐसा विलियन जिसमें पीएच परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध होता है उसको बफर विलियन बोलते हैं। मतलब ये है कि जब आप किसी विलियन में थोड़ा अम्ल या थोड़ा क्षार मिलाते हैं और मिलाने पे उसका पीएच परिवर्तित ना हो तो ऐसे विलियन को हम बोलते हैं बफर विलियन। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इस प्रकार के विलियन में पीएच परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इस प्रकार के विलयन में पीएच परिवर्तन के प्रति क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है बेटा, पीएच परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध होता है मतलब रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, इसमें अम्ल अथवा क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर पीएच अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसमें अम्ल अथवा क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर इसका पीएच अपरिवर्तित रहता है, मतलब पीएच में कोई चेंज नहीं आता है ना। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं अपन, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड ठीक है, मानव रक्त। जो मानव रक्त होता है इसका पीएच होता है बेटा 7.4। कितना होता है, 7.4। अब इसमें आप कुछ मात्रा में यदि अम्ल अथवा क्षार मिलाते हैं तो इसका पीएच चेंज नहीं होता है, मतलब ये एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट करो। चलो अब हम देखते हैं बफर विलयन के प्रकार। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन।
देखो बफर विलयन के यदि प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, एक हो जाएगा एसिडिक बफर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और एक हो जाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, एक क्या हो जाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक हो जाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, अम्लीय बफर। अम्लीय बफर क्या होता है, सुनो, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का जब स्ट्रोंग बेस के साथ सॉल्ट बनाते हैं, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का जब स्ट्रोंग बेस के साथ सॉल्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एसिडिक बफर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड, और उसी दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार, प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, के साथ बना लवण, यानी कि सॉल्ट। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा, दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है ना। पहले ये नोट कर लो। जल्दी नोट करो। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण, है ना, क्या कहलाता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है ना। तो वीक एसिड होना चाहिए और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होना चाहिए, सॉल्ट। चलो मैं उदाहरण से समझाता हूं तुमको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास CH3COOH है ना। हमको पता है कि ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड। अब आप क्या करो, इसी वीक एसिड का सॉल्ट बना दो, इसी वीक एसिड का क्या बना दो, सॉल्ट बना दो। किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग बेस आप Na ले लो, ठीक है ना। तो ये हो गया वीक एसिड और ये हो गया उसी वीक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा एसिडिक बफर, है ना। एक और देखो, जैसे मान लो H2CO3, H2CO3 ये वीक एसिड है ना, वीक एसिड है। अब इसी वीक एसिड का आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या बना दो, सॉल्ट, है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा
Na2CO3, तो ये मैंने क्या बना दिया, सॉल्ट। तो मैंने वीक एसिड लिया और उसी वीक एसिड का क्या बना दिया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना दिया, है ना। एक और देखो, जैसे CH3 COOH, CH3 COOH, ये वीक एसिड है। अब इसी वीक एसिड का यदि मैं सॉल्ट बना दूं, जैसे CH3COOK और साथ में CH3COOK, ठीक है ना। तो ये वीक एसिड हो गया और ये मैंने वीक एसिड का सॉल्ट बना दिया, है ना। इसको बोलते हैं बेटा सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड। और ये हमने बना दिया पोटेशियम सक्सीनेट। ये क्या बना दिया, पोटेशियम सक्सीनेट। तो सक्सिनिक एसिड वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या बना दिया, सॉल्ट, है ना। तो याद रखना, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना सॉल्ट क्या कहलाता है, एसिडिक बफर। तो हमारे लिए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एसिडिक बफर, ठीक है। नोट करो। चलो नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है, देखो बहुत आसान है। जिसका आपको बफर बनाना है उसको आप वीक लो। तो जैसे बेसिक बफर बनाना है तो बेस हमको वीक लेना है, तो वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना सॉल्ट, है ना। मैं लिख देता हूं, दुर्बल क्षार, है ना, और उसी दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार और उसी दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण, ठीक है। दुर्बल क्षार और उसी दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण क्या कहलाता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत आसान है। परिभाषा के हिसाब से आप वीक बेस लो, है ना। जैसे मान लो मैंने NH4OH लिया, NH4OH, ये वीक बेस है। क्या है ये, वीक बेस। अब आप क्या करो, इसी वीक बेस का सॉल्ट बनाओ। सॉल्ट किसके साथ बनाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो मैंने Cl ले लिया जो कि स्ट्रॉन्ग है ना। एक और देखो, जैसे मान लो Fe, OH का होल थ्राइस, ये वीक बेस है। कैसा बेस है, वीक बेस है। अब इसी वीक बेस का मान लो मैंने सॉल्ट बना दिया, किसके साथ, Cl के साथ। Cl HCl से आता है। तो वीक बेस और उसी वीक बेस का हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया सॉल्ट, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये क्या हो गया, बेसिक बफर, ठीक है ना।
अच्छा, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है इसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने एक टेबल बनवाई थी, एक लिस्ट बनवाई थी, जिसमें एक तरफ था स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरी तरफ था स्ट्रॉन्ग बेस। तो उस टेबल को आप याद कर लेना। उसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। उनके अलावा जो बच जाते हैं या जो रह जाते हैं उनको हम वीक कंसिडर करेंगे, वीक मानेंगे। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हेंडरसन इक्वेशन। ये क्या होता है? देखो, एसिडिक बफर और बेसिक बफर का पीएच निकालने के लिए कुछ इक्वेशन या कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं को हम हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैं एसिड के लिए निकालता हूं। फॉर एसिडिक बफर, फॉर एसिडिक बफर है ना, मतलब एसिडिक बफर के लिए, फॉर एसिडिक बफर। तो सीधी सी बात है, एसिडिक बफर के लिए हम पीएच निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पीएच। तो पीएच बराबर होता है पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है बेटा, एसिडिक बफर के लिए क्या करेंगे? पीएच बराबर पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना। ये हेंडरसन इक्वेशन हो जाएगी एसिडिक बफर के लिए। अच्छा, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लें अपन, है ना। जैसे मान लो कोई एग्जांपल है CH3COOH, है ना। ये हो गया वीक एसिड प्लस CH3COONA, ये हो गया उसी वीक एसिड का सॉल्ट। मतलब ये दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूं? इस पूरे को मिला के मैं क्या बोल सकता हूं? एसिडिक बफर। क्या बोल सकता हूं? एसिडिक बफर। ठीक है ना, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या बना दिया? सॉल्ट। अब इसके लिए यदि हेंडरसन इक्वेशन लिखनी है तो हेंडरसन इक्वेशन अपन ऐसे लिखेंगे, पीएच बराबर पी के ए प्लस लॉग, ऊपर क्या लेना है? सॉल्ट। तो सॉल्ट कौन है? NH3COON है। तो सॉरी, CH3COON है। तो CH3COON, ये हमारा क्या हो गया? सॉल्ट। और एसिड कौन है? CH3COOH। तो नीचे हो जाएगा CH3COOH, है ना। ये हेंडरसन इक्वेशन हो गई। ठीक है ना। अब इसमें करना कुछ नहीं है, सॉल्ट की जगह पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन रखनी है और एसिड की जगह पे एसिड की कंसंट्रेशन रखनी है। ठीक है ना, नोट करो। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो हम बेसिक बफर के लिए देखते हैं ना, तो बेसिक बफर के लिए, ठीक है। देखो बेसिक बफर के लिए पीओएच निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पीओएच। तो ये हो जाएगा पीओएच बराबर पी के बी प्लस
log salt upon base। ठीक है, बेसिक बफर के लिए क्या निकालते हैं, POH। तो POH बराबर हो जाएगा PKB प्लस लोग साल्ट अपान बेस। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे एग्जांपल लिखा NH4OH, ये हो गया वीक बेस। अब इसी का मैं HCl के साथ सोल्ट बना देता हूं, तो सोल्ट बनेगा NH4Cl। ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बेसिक बफर। बेसिक बफर, ठीक है ना। अब इस बेसिक बफर के लिए यदि मेरे को हेंडरसन इक्वेशन लिखनी हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, POH बराबर PKB प्लस लोग, और ऊपर सॉल्ट लेंगे नीचे बेस। तो सॉल्ट कौन है, NH4Cl, और बेस कौन है, NH4OH, है ना। तो ये हो जाएगी हेंडरसन इक्वेशन, किसके लिए, इस बेसिक बफर के लिए। ठीक है ना, नोट करो। ठीक है, अब कुछ चीजें बताता हूं मैं, आप याद रखना है ना। कुछ केस बताता हूं, IMP केस। IMP केस में देखो, सबसे पहले अपन केस 1 की बात करते हैं। केस 1, है ना। केस 1, केस 1 सुनो। जैसे मान लो एसिड की कंसंट्रेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। एसिड की कंसंट्रेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसी हो जाए, बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PH बराबर PKA प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, ये लिखेंगे। अब PH बराबर PKA प्लस log, मेरी बात सुनो, जब एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो इसको सोल्व करने पे यहाँ 1 आएगा। क्या आएगा, 1। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सॉल्ट भी 10 है, एसिड भी 10 है, तो 10 को 10 से काटूंगा तो 1 आ जाएगा। या मान लो सॉल्ट 2 है और एसिड भी 2 है, तो 2 से 2 को काटूंगा तो 1 आ जाएगा। मतलब एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होने पे यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0। इस log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फाइनली बचा क्या, PH बराबर PKA। PH बराबर PKA, मतलब जब एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो उस केस में जो pH होगा वो PKA के बराबर होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार इधर भी आप देख सकते हैं। जैसे बेस है, क्या है, बेस। बेस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए किसके, सॉल्ट के। बेस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए किसके, सॉल्ट के। ठीक है ना, तो सेम ऐसा का ऐसा ही केस बनेगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे POH बराबर PKB। ठीक है, क्या लिखेंगे, POH बराबर PKB। जैसे यहाँ पे PH बराबर PKA आया, उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, जब बेस और सॉल्ट बराबर होगा तो POH बराबर PKB। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखो।
केस टू, केस टू जैसे मान लो एसिड की कंसंट्रेशन हो 1 m और बेस नहीं, सॉल्ट, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो 10 m। ठीक है, एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो 1 m और सॉल्ट की 10 m। तो क्या करेंगे, देखो pH बराबर पी के ए, है ना, प्लस लोग सॉल्ट अपान एसिड, ये करेंगे। अब pH बराबर पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 10 और एसिड कितना है 1। अब 1 से जब 10 में भाग लगाऊंगा तो 10 ही आएगा, है ना। 1 से जब मैं 10 में भाग लगाऊंगा, 1 से जब 10 में भाग लगाऊंगा तो 10 ही आएगा। तो pH बराबर पी के प्लस log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। मतलब इस केस में pH बराबर क्या हो जाएगा, पी के ए प्लस 1। क्या हो जाएगा, pH बराबर पी के ए प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार मान लो यदि मैं बेस के बारे में बात करूं, जैसे बेस की कंसंट्रेशन हो जाए 1 m और सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो जाए 10 m। ठीक है ना, तो इसमें भी सेम कंडीशन बनेगी, पर यहाँ पे पीओएच लिखेंगे। तो पीओएच बराबर पी के बी प्लस 1। ठीक है, ये इधर मैं बेसिक बफर के लिए लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पीओएच बराबर पी के बी प्लस 1, और इधर क्या पीएच बराबर पी के प्लस 1। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखो, केस थ्री। केस थ्री क्या है, जैसे मान लो अब की बार एसिड की कंसंट्रेशन हो जाए 10 m और सॉल्ट हो जाए 1 m। ठीक है, एसिड कितना हो जाए 10 m और सॉल्ट कितना हो जाए 1 m। तो क्या करेंगे, तो pH बराबर पी के ए प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अब pH बराबर पी के ए प्लस लोग सॉल्ट कितना है 1 और एसिड कितना है 10। ठीक है, अब यहां से समझना है, यदि मैं इस 10 को ऊपर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस लोग 1 इंटू 10। समझ में आया क्या करा, ये यहां से मैं 10 को ऊपर लेके गया तो यहाँ क्या आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, pH बराबर पी के ए माइनस माइनस, अब 10 इंटू एक, 10 इंटू एक 10 ही होता है ना, 10 इंटू एक 10 होता है, और log 10 की वैल्यू 1 आएगी। मतलब यहाँ पे केस क्या बन जाएगा, पी एच बराबर पी के ए माइनस 1। ठीक, अच्छा यदि मैं बेसिक बफर के लिए करूं तो बेस की कंसंट्रेशन मान लो 10 m है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1 m है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमारा पीओएच क्या आएगा, हमारा पीओएच आएगा पी के बी माइनस 1। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम इस तरह से, जैसे यहाँ पे क्या आया पीएच बराबर पी के ए माइनस 1, वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा पीओएच बराबर पी के बी माइनस 1। ठीक, नोट करो।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो बेसिक बफर होता है उसके लिए हम पीओएच निकालते हैं, फिर यदि पीएच निकालना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, पीएच बराबर सॉरी पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करके हम पीएच निकाल लेंगे। भाई बेसिक बफर के लिए पीओएच निकालते हैं, और पीओएच जब आ जाएगा तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 से पीएच निकाल लेंगे। ठीक है, नोट करो। चलो एक सवाल करते हैं। एक बफर विलियन समान आयतन में, एक बफर विलियन समान आयतन में 0.2 m NH4OH तथा 0.02 m NH4Cl रखता है। ठीक है, 0.2 m क्या है, NH4OH, और 0.02 m क्या है, NH4Cl। ठीक है, आगे लिखा है यदि Ka बराबर 10 की घात -9 हो तो पीएच बताएं। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा आप ये समझ लो कि इसने आपको NH4OH प्लस NH4Cl दिया है। ठीक है, मतलब इसने आपको वीक बेस दे दिया और साथ में उसी वीक बेस का क्या दे दिया, सॉल्ट, है ना। और जब बेस वीक होता है, बेस कैसा होता है, वीक, और उसी वीक बेस का सॉल्ट होता है साथ में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बेसिक बफर। क्या बोलते हैं, बेसिक बफर। मतलब इसने हमको बेसिक बफर दे दिया। अब बेसिक बफर के लिए हम क्या निकालते हैं, पीओएच। तो पीओएच बराबर क्या होता है, पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ये लिखते हैं पीओएच बराबर पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ये है, ये है ना, कितना है 0.02, और बेस, बेस ये है, बेस का कंसंट्रेशन कितना है 0.2। ठीक है, चलो देखो POH बराबर पी के बी प्लस, देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएगी, और नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 1 जीरो जाएगी। तो ऊपर आपका हो जाएगा 2 इंटू 10, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 100। समझ में आया, देखो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर से तो नीचे 2 जीरो आ गई, और नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो आ गई, है ना। अब 2 से 2 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो बचा क्या, POH बराबर पी के बी प्लस log 1/10। ठीक है, अब इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था POH बराबर पी के बी, और ये हो जाएगा -1। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1।
तो POH बराबर PKB माइनस 1। अब इस सवाल में हमको उसने क्या दिया है, हमको दिया है KA, क्या दिया है KA, और हमको क्या चाहिए PKB। चलो सोल्व करते हैं। देखो हमने क्या निकाला, हमने निकाला POH बराबर PKB माइनस 1, ठीक है, ये POH बराबर PKB माइनस 1। लेकिन उसने हमको क्या दिया है, उसने हमको दिया है KA, KA कितना दिया है 10 की घात माइनस 9, ठीक है। अब उसने हमको KA दिया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो PKB चाहिए। तो क्या करें, देखो एक फॉर्मूला होता है PKA बराबर माइनस log KA, ठीक है। PKA बराबर क्या होता है माइनस log KA। अब PKA बराबर माइनस log KA की जगह ये वैल्यू रख देंगे 10 की घात माइनस 9। अब आपको पता है ये पावर जंप मार के आगे आ जाएगा, तो PKA कितना हो गया, PKA हो गया 9, ठीक। PKA कितना आया 9, लेकिन मेरे को तो PKB चाहिए। तो सुनो बात को, PKA प्लस PKB बराबर 14 होता है। PKA प्लस PKB बराबर क्या होता है 14। तो यहां से PKB बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस PKA, ठीक है। अब PKB बराबर 14 माइनस PK कितना निकाला 9, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 5, मतलब PKB कितना आ गया 5। तो यहाँ पे इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, POH बराबर PKB, PKB की जगह क्या ले लें 5, 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। अब बात को समझना, मेरे पास POH कितना आया 4। अब pH बताना है, तो pH कैसे बताएंगे, तो pH बराबर होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH कितना 4, 14 में से 4 जाएगा तो 10, मतलब हमारा pH कितना आया 10, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, नोट करो। चलो एक सवाल और करवा देता हूं मैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, एक दुर्बल अम्ल का PKA 4.8 है, ठीक है। एक दुर्बल अम्ल का PKA कितना है 4.8 है। यदि एसिडिक बफर का pH 5.8 हो, कितना हो 5.8 हो, तो एसिड रेसो सॉल्ट बताएं। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक दुर्बल अम्ल का PKA 4.8 है, यदि एसिडिक बफर का pH 5.8 हो तो एसिड अपॉन साल्ट, मतलब एसिड और साल्ट का रेशो बताना है।
देखो बात को समझो, एसिडिक बफर के लिए हम पीएच निकालते हैं, तो पीएच बराबर क्या होता है, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। भाई एसिडिक बफर के लिए क्या होता है, एसिडिक बफर के लिए होता है, एसिडिक बफर के लिए होता है पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। पीएच दिया है 5.8 और पीके दिया है 4.8 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अब ये 4.8 प्लस का है, बराबर के इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5.8 माइनस 4.8 बराबर लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। 5.8 में से जब 4.8 घटाओगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1, तो 1 बराबर लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड बराबर 1। अब क्या होगा, जब मैं यहां से ये लॉग हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा, जब मैं यहां से ये लॉग हटाऊंगा तो ये 1 10 की पावर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉल्ट अपॉन एसिड बराबर 10 की घात 1। याद रखना जब भी इधर से लॉग हटाएंगे तो इधर जो भी होगा वो 10 की पावर लग जाएगा, ठीक है। अब सॉल्ट अपॉन एसिड 10 की घात 1 आया, मतलब 10 आया, तो एसिड अपॉन साल्ट क्या हो जाएगा, तो एसिड अपॉन सॉल्ट क्या हो जाएगा 1/10। समझ में आ रही बात। देखो सॉल्ट अपॉन एसिड कितना आया 10, तो यदि मैं इसको पलट दूंगा तो एसिड अपॉन साल्ट, और जब इसको पलटेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1/10, है ना। तो उसने हमसे यही पूछा था कि एसिड रेसो सॉल्ट क्या होगा, तो एसिड रेसो सॉल्ट क्या आएगा 1/10 आएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में हमारा बफर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में मैं आपको सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।